बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चुनाव का ये आखिरी चरण बेहद दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा है। कुछ ही दिनों के बाद ये आखिरी चरण के मतदान होने हैं, यानी 1 अक्टूबर को। लेकिन उससे पहले ये प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल फुल एक्शन में हैं। दिग्गज नेता धुआंधार चुनावी रैलियां करने में जुटे हुए हैं और कोई कसर, कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है इस आखिरी चरण में लोगों को लुभाने के लिए। होने वाली हैं और इन 2 चुनावी रैलियों में वो संबोधित करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। इसके साथ साथ बीजेपी भी लगातार रैलियां कर रही हैं। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तमाम दल जो हैं वो इस वक्त जमीन पर सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपने खोए हुए जनाधार को कैसे वापस लाना है उसको लेकर लोगों के साथ संपर्क साधा जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वो पहुंचे थे, हालांकि जरूर गठबंधन के सहयोगी दल और उनके मुखिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी इसमें दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं, चुनाव को लेकर उतने गंभीर नजर नहीं आ रहे। उसके बाद सवाल भी खड़े हुए थे और गठबंधन में एक दरार भी हल्की सी पैदा हुई थी। विपक्ष के पास एक मौका मिला था, उन्होंने सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर कटाक्ष भी किया था। अभी आखिरी चरण है और आखिरी चरण में साथ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि गढ़ दोनों दलों का यहां पर रहा है। खास तौर पर जम्मू की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं। इस वक्त न्यूज ग्रुप लाइव में हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार जी। मैं उन्हीं से चर्चा करूंगा आज की इस खास जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और आखिरी चरण है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना ये इम्पोर्टेंट है नामात्र दलों की, आम लोगों की, और पिछले 2 चरणों के आधार पर क्या लगता है ये दिशा कहाँ की तरफ जा रही है? धन्यवाद। और जो स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला का राहुल गांधी को लेकर के आया था कि खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, उसका मैं एक फिगर आपको बताता हूं कि 6 रैलीज 25 तक की थी, जिनमें से 1 जम्मू में थी और बाकी सारी कश्मीर में थी जी। ये कहीं ना कहीं उनको लगता है। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला पहले भी नहीं चाहते थे कि अलायंस हो, उनके वालिद का उन पर दबाव था, क्योंकि पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूं, फिर वालिद ने कहा अगर वो नहीं लड़ता तो मैं तो लड़ूंगा, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा क्योंकि मेरे वालिद की सेहत ठीक नहीं है। उसके बाद अलायंस को लेकर के जो सीटों का बंटवारा हुआ हम सब जानते हैं, किसी न किसी एंगल से कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के समक्ष घुटने टेक दिए। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हों, मौजूदा अध्यक्ष हों, या उससे भी पूर्व अध्यक्ष जी अमीर की बात कर रहा हूँ, वकार रसूल की बात कर रहा हूँ, तारिक करा की बात कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार उतारे और हिंदू बहुल इलाकों में भी कांग्रेस से सीट छीन ली। अगर विजयपुर की बात करें, अगर हम कठुआ की बात करें, वो हिंदू बहुल है और मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस की पकड़ बेहतर हो सकती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। अब ये कोशिश आपने एक बात जिक्र किया उमर अब्दुल्ला को लेकर और उनके वालिद का दबाव है, उनके पिता का दबाव है, तो क्या पहले उन्होंने चुनाव न लड़ने की बात की, उसके बाद उन्होंने यू टर्न लेकर फिर 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया? एक, क्या हार का डर था? दूसरा, क्या जो मुख्यमंत्री की विरासत इस परिवार के पास है या गद्दी है उसका भी डर था कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अगर हमारे पास सत्ता की चाबी आती है तो चाबी जो है वो किसी और के हाथ चले जाए? शीतल जी, आप क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुखती नब्ज पर हाथ फेर रहे हैं? देखिए, गांधरबल सीट उनकी परंपरागत सीट है, उससे वो जीतते ही आए हैं। लास्ट टाइम शेख जबार जीत करके आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं लड़ूंगा, उन्होंने टिकट ले भी लिया और वहां से जीत के भी आए। इस बार पहले उन्होंने नॉमिनेशन पढ़ा गांधरबल से उमर अब्दुल्ला ने, फिर लगा कहीं ऐसा ना हो हाथ से फिसल जाए, फिर दूसरी बड़गाम से भी भर दिया। तो कहीं ना कहीं उनको भय है, डर है कि कहीं ये ना हो कि हमारी खानदान में से मैं अकेला लड़ रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक भी सीट ना जीत पाए, क्योंकि लोकसभा का ताजा उनको अनुभव रहा है कि ताजा अनुभव रहा है, 2 लाख से ज्यादा की हारे हैं, 2 लाख से ज्यादा वोटों से हारे हैं, इसलिए उनका भय था, इसलिए 2 सीटों पे लड़ रहे हैं। अभी भी 8 अक्टूबर को पता चल पाएगा कि अब्दुल्ला खानदान अपनी वर्चस्व बचा पाएगा या नहीं।
विनोद जी, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े नेता हैं उनमें डर है, इस तरीके से आपने कहा 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो चुनाव लड़ रहे हैं और सर से टोपी उतार कर वोट मांगने की एक वीडियो भी जो है हमने सोशल मीडिया पर देखी थी, उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनका कुनबा रहा है लगातार। अगर हम देखें, अंकुश शर्मा ने ज्वाइन कर ली है, गौरव गुप्ता ने ज्वाइन कर ली है, हालांकि उनकी अलग से पार्टी अंकुश शर्मा की रही है, लेकिन फिर भी उनका जो कुनबा है वो बढ़ रहा है, उनका जनाधार बढ़ रहा है। तो कितना बड़ा थ्रेट, कितना बड़ा सेटबैक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो अलायंस हुआ है इसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ उसके बाद ही अब्दुल्ला खानदान की टोपी उतर करके वोट की तरफ गई है। बिल्कुल। इससे पहले लोग तरसते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट मिल जाए। 1996 की बात करें तो वो 2/3 बहुमत से जीत करके आए थे और उन्होंने 2000 में स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी को लेकर के प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भी भेज दिया था। एक वो हालत थी और केंद्र से डायरेक्ट रिलेशन हुआ करते थे, बहुत अकॉर्ड हुए हैं, हर अकॉर्ड का मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो आज आप हालत देख लीजिए, 2024 के विधानसभा चुनाव में टोपी उतार करके वोट मांगने की नौबत आई है। कुछ ना कुछ बदलाव तो आया है। अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुंभा बढ़ रहा है, ये कुंभा बढ़ना कई बार दिक्कत का सबब भी बन सकता है। बिल्कुल। क्या इस बार ये भी हम बदलाव मान सकते हैं, एक पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन 2019 के बाद जब धारा 370 हटी? मैंने पहले भी जिक्र किया था विनोद जी इस बात का कि आखिर जो एक चाबी होती थी सत्ता की, सरकार की, वो एक जगह से तय होती थी, उसमें जम्मू का कोई रोल नहीं होता था और जम्मू आज तक पिसता गया। अगर मैं इतिहास के पन्नों को उजागर करूं, कुरेदने की कोशिश करूं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और शायद हमने कल भी इस पर बात की थी, हल्की बात कि एक जो एपिक सेंटर है पॉलिटिक्स का जम्मू कश्मीर में, वो सिर्फ कश्मीर में था और कश्मीर के लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, दलों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। ज़्यादातर इसका फ़ायदा कश्मीर के दलों ने उठाया है, लोगों को नहीं मिला, जम्मू को दरकिनार किया गया। क्या एक मेजर चेंज है आफ्टर 2019 एब्रोगेशन ऑफ 370, एक मेजर चेंज है और अब एपिक सेंटर पूरी तरह से शिफ्ट हुआ है जम्मू के अंदर? जी शीतल, थोड़ा सा पीछे ले जाऊं अगर माइंड ना करो तो। ठीक है, मैं बताऊंगा कि इतना ज्यादा यूनियन गवर्नमेंट्स इतना ज्यादा कश्मीरी पॉलिटिशियंस को अपील करती थी, खास तौर पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कि किसी दूसरी जमात को इमर्ज ही नहीं होने देगा। बिल्कुल। ये पहला प्रयोग 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ और 18 सीट लेकर के उन्होंने सरकार बनाई 2002 में। ठीक है। उसके बाद एपिक सेंटर थोड़ा सा हिला, ठीक है, क्योंकि जम्मू के लोगों को जम्मू से मिनिस्ट्री मिली, बहुत सारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जम्मू से थे, फिर लोगों का आना जाना फ्रीक्वेंटली विजिट सेक्रेटरीट के अंदर होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को हुआ, फिर अपनी पार्टी बनती है, पीसी को 2014 में सपोर्ट मिलता है, फिर और कितनी जमातें आप खुद देख लीजिए। इतने ज्यादा कश्मीर में बहुत ज्यादा सियासी जमातें बनी हैं क्योंकि अब वो यूनाइट होकर के नहीं रह सकते। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में ठीक है पीडीपी का भी कुछ जगहों पे कुछ पॉकेट्स में होल्ड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए नक्सल में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। यहाँ दो पॉलिटिकल पार्टीज मेन जो है उनके बीच में मुकाबला है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक का एपिक सेंटर, राजनीतिक का केंद्र अब जम्मू बन चुका है। सरकार की चाबी जम्मू से ही चलेगी। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ एरियाज में पीडीपी का भी होल्ड है, लेकिन पीडीपी इन असेंबली इलेक्शंस में हालांकि उनको काफी फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए था, क्योंकि 10 सालों के बाद इलेक्शंस हुई हैं और जब लास्ट टाइम इलेक्शंस हुई थी तो पीडीपी की सरकार यहाँ पर बीजेपी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट रही है। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो पीडीपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट फुट पर चल रही है और बाकी जो दोनों नेशनल पार्टीज है कांग्रेस और बीजेपी वो यहाँ पर फ्रंट फुट पर दिखती है। लेकिन पीडीपी का कुनबा कहीं ना कहीं कमजोर है, उनकी पकड़ इस बार कमजोर नजर आ रही है। आपके एक्सपीरियंस से या फिर आपके लिहाज से आप क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? वेल शिपन, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अग्रेसिवली प्रचार कर रही थी, लेकिन बात ये हुई कि लोकसभा चुनावों में उनको इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनाया गया, हालांकि वो जबरदस्ती बनना शुरू हुई। फिर दूसरी बार आप देखिए, दूसरी बार एक पर तो फिर प्रयोग किया गया और ये कहा गया कि आप अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जिसमें कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर उनके मैनिफेस्टो को मानती हैं तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। यानी इतनी
हालत आ गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 बार उनको लोकसभा और विधानसभा में उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से शामिल नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक उनके लिए सेटबैक है, शायद उससे वो उभर नहीं पाए। ठीक है, बिल्कुल फिरोज जी, मैं जरा ये जानना चाहूंगा, जो गठबंधन बना है, गठबंधन बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सुर्खियों में भी रहा और कांग्रेस ने अपने कदम पीछे भी खींचे, उसकी एक मुख्य वजह क्या है? कांग्रेस आखिर क्यों इस गठबंधन से कदम खींच रही है? और जो उमर अब्दुल्ला के बदले हुए सुर हैं, ये क्या मायने दिखा रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा, आखिरी चरण है, बीजेपी जोर दे रही है क्योंकि बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर पिछली बार के चुनाव में जीती हुई है, इन तमाम सीटों पर जो 24 सीटों में जम्मू के अंदर चुनाव होने हैं। तो एक इस बार की रणनीति बीजेपी की क्या रहने वाली है? क्या अब बदली हुई रणनीति देखी जाएगी 370 के बाद? देखिए शीतल, ये जो सियासी सूझबूझ है ना, वो उमर अब्दुल्ला अच्छी तरीके से रखते हैं। ठीक है। हाँ, उनको कहा जाता है कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और शायद ये एक कारण है कि वो बार बार क्यों इंडिकेट कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरा सपोर्ट नहीं कर रही और कांग्रेस अच्छे से प्रचार नहीं कर रही, और ये सच्चाई भी है। आप खुद देखिए, एक दिन में शीतल, आप देखिए जेपी नड्डा भी यहाँ पे होते हैं, या फिर स्मृति ईरानी भी होती है, या फिर अमित शाह 5 रैलीज को एड्रेस करते हैं। क्या ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और बाकी जो इनके बड़े हैं, क्या ये नहीं आ सकते थे? और वो सियासी सूझबूझ रखते हैं, इसको उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा अलायंस है वो डिग्रेड हो रहा है, यानी गिरावट पे है। जिस तरीके से एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो उसका संकेत वो बार बार अपने शब्दों में, अपने बयानों में उसका संकेत दे रहे हैं कि अगर हमें इसको रोकना है, इनके बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, तो हमें एग्रेसिवली काम करना है। ठीक है, बहुत बहुत बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा, और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।